राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। कितने सालों बाद आज किसी ने उसके नाम की आवाज़ दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसीलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज़ दी, गीता देख कौन आया है। थोड़ी ही देर में गीता उसके पास आकर बोली, कोई नीलेश आए हैं। नीलेश? वह हैरान रह गई, शरीर में एक सिहन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, क्या उन्होंने ऐसा ही नाम बताया है? वह उप करके रह गई। लंबी आह भरकर उसने सोचा, बड़ा अंतर है नीलेश व आनंद में। एक वह जो उसके रोम रोम में समाया हुआ है और दूसरा वह जो बिल्कुल अनजान है। फिर सोचा, आनंद ही होगा। नीलेश नाम का कोई भी व्यक्ति तो उसे जानता ही नहीं। यह ख्याल आते ही उसका रोम रोम उत्साहित हो उठा। तुरंत हाथ धोकर वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। देखा तो आनंद नहीं था। आप राधिका हैं न? आने वाले पुरुष के शब्द उसके कानों में पड़े। जी, मैं आनंद का दोस्त हूँ नीलेश। राधिका होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा आनंद? उसे याद भी करता है या जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा। तभी चाय उबल गई। उसने जल्दी से गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। आपने बिना मतलब का कष्ट किया। मैं तो चाय पी कर आया था। कष्ट कैसा? आप पहली बार जो मेरे घर आए हैं। नीलेश चुपचाप चाय की चुस्कियां लेने लगा। उसकी खामोशी राधिका को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ बताए भी। कैसा है आनंद? कहाँ है? कैसे आना हुआ? यही हाल नीलेश का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए नीलेश कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर राधिका ने ही खामोशी तोड़ी। आनंद कैसे हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या? राधिका की चीख निकल गई। अभी 2 हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। उसे बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार दाईं ओर मोड़ी कि उधर से आते ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं आई। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक से टकराकर कार नीचे गड्ढे में गा गिरी थी। पेट में गहरा घाव है। सिर किसी तरह बच गया, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता? आनंद के पिता को आपके नाम से चिढ़ है। आनंद पर उन्होंने कितनी बंदिशें लगाई, कितना डांटा उसको, फिर भी वह आपको नहीं भुला सका। रात रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि ठाकुर साहब आनंद की शादी राजस्थान के राजघराने में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन आनंद साहब मना कर दिया। ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया था। उन्होंने डंडा उठा लिया और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने ऊप तक नहीं की। यह देखकर भी ठाकुर साहब अपनी जिद पर टिके रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दें, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आनंद ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। आनंद इस बात से डर गया। वह आपको खत भी नहीं लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि पिता अपने वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन व दिन उसकी हालत खराब होती गई। वह आपके गम में आंसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल में अचेत अवस्था में उसके होठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुंह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला बैठ गया। आंखें भर आई। इस दुखद बात से राधिका को परेशान कर दिया। वह गहरी गहरी सांसें भरने लगी। मन में धुंधली यादें ताजा हो आई। अतीत की बातें सोचने लगी। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों सहेलियों से मुंह मोड़ना पड़ा। कहाँ कहाँ नहीं भटकी वह, लेकिन आनंद की याद भुला न सकी। प्रेम का दिया उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उससे अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगी।
यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वह बेशक देगी। उसकी शादी आनंद से नहीं हो सकी, लेकिन उसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें भर आई। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ नीलेश बोला, अच्छा राधिका जी, चलता हूँ। आज ही शाम को जयपुर जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही। हाँ या ना उसके मुंह से कुछ नहीं निकल सका और नीलेश बाहर निकल गया। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया। एक एक लम्हा उसे कचोट गया। कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती आनंद से हुई थी। आनंद उसकी कक्षा का मेधावी छात्र था। दोनों की सीट पास पास थी, इसीलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। आनंद के तर्क इतने सटीक होते थे कि वह परास्त हो जाती। हार की पीड़ा उसके अंदर छटपटाती रहती। वह पूरी कोशिश करके तर्क उसके सामने रखती, लेकिन वह उतनी कुशलता से उसके तर्क को काट देता। तर्क वितर्क का यह सिलसिला प्रेम में बदल गया। दोनों घंटों बातों में मशगूल रहते और अपने प्रेम के पुल बांधते। कॉलेज के कैंपस से लेकर चौक चौराहों तक यह प्रेम जोड़ी चर्चित हो गई। राधिका के पिता श्याम सुंदर धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। वे अध्यापक थे। उनको एक ही संतान थी, राधिका, और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्होंने राधिका को समझाते हुए कहा, बेटी अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रही हैं। तुम्हारा इस तरह उस लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, राधिका ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो सकता है? वह अलग जाति का है। लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा, जब तक कि उसके परिवार वाले न माने। वह बहुत बड़े आदमी हैं बेटी, उन्हें यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। राधिका बोली, तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशर्म, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से, वरना यही हाल आनंद का था। जब उसके पापा कमला शंकर को इस बात का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले आनंद को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे श्याम सुंदर के पास पहुंचे, जो उस समय बरामदे में बैठे स्कूल का कुछ काम कर रहे थे। उनको देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो श्याम सुंदर, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अपनी जोरदार आवाज में कहा। बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। जिस बात को पूरा कस्बा जानता है, उससे तू कैसे अनजान है? देखो श्याम सुंदर, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अरे साहब, यह क्या कर रहे हो आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ करें, माफ करें। साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी आनंद राधिका से छूट फूट कर मुलाकात करने में सफल हो जाती, जिसकी भनक किसी न किसी तरह कमला शंकर को लग ही जाती थी और वे गुस्से से भिन भिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा। क्यों न श्याम सुंदर का तबादला जयपुर से कहीं और करा दिया जाए और यह कार्य वहां के विधायक से कहकर करवा दिया। इधर श्याम सुंदर घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन जयपुर छोड़कर भरतपुर आ गए। राधिका को भी पिताजी के साथ आना पड़ा। वह दिन राधिका के जीवन का सबसे बोझिल दिन था, जब बिना आनंद से मिले उसे भरतपुर आना पड़ा। जुदाई के तीर उसके दिल में चुभ गए थे। आनंद का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा खलता रहा। पिताजी के साथ राधिका चली तो आई, लेकिन आनंद को भुला न सकी। भरतपुर आए अब 1 साल हो गया था। उस दौरान आनंद की उसे कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। मास्टर श्याम सुंदर ने एक अच्छा घर देखकर राधिका की सगाई बिना उसकी पूछे ही कर दी।
यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ आनंद से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरे ही वजह से मुझे जयपुर छोड़कर भरतपुर आना पड़ा है, फिर भी तू आनंद के नाम की माला जप रही है। कितना सताएगी मुझे। भलाई इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जा। ऐसा मत कहिए पिताजी, राधिका गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। रह ले तू यहाँ। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर राधिका ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली सुष्मिता के पास जोधपुर चली आई। सुष्मिता की मदद से उसे जोधपुर में नौकरी मिल गई। खाने पीने की व्यवस्था हो गया, किराए मकान पर ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते ही उसकी आंखें भर आई। समाज की यह कैसी नीतियां हैं कि आदमी अपना मनपसंद शादी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती हैं। वहां आदमी टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। आज आनंद की दुर्घटना की खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पड़ी मछली सी फड़फड़ा गई। शाम को जब नीलेश आया तो वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी थी। इस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल ली थी। जयपुर पहुंचते ही राधिका सीधे अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में आनंद बेड पर मूर्छित पड़ा था। खून की बोतल लगी थी। हाथ पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ था। दोस्त परिजन रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझते देर न लगी कि अभी कोई जरूर गंभीर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। कमला शंकर जी सिर नीचे झुकाए खड़े थे, लेकिन वह एक नजर उस पर डाल चुके थे। आज उसे उनसे डर नहीं लगा। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाहें उन पर टिक गई। इंजेक्शन दे दिया है, 10 मिनट में होश आ जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ मिनट में होश रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। कमला शंकर जी बोले, देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुंचा है, जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है। वैसे चिंता की बात नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत का सन्नाटा सा छा गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी नीलेश राधिका की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आए। 1 हफ्ते से यह इसी तरह पड़ा है। होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही राधिका निडर होकर अंदर गई और आनंद के पास पहुंचकर बोली, आनंद, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तुमने तो कोई दूसरा घर बसा लिया है, शादी कर ली। आनंद, क्या कहते हो? किसने कहा तुमसे? मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो था, लेकिन कैसे बात करते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। आनंद कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उठा। उसे लगा जैसे उसके अंदर हजारों तीर एक साथ चुभ गए हों। राधिका, वह गहरी सांस भरता हुआ बोला, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं तुम्हें, सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मुझसे क्यों बोला? कुछ क्षण अंदर ही अंदर वह सुलगती रही, फिर सोचा इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर आनंद को पाना है तो डटकर आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी आनंद, तुम्हारे पास ही रहूंगी। देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी आनंद के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह करा उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए। लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़े। आनंद हाँफता हुआ बोला, बहुत देर हो गई राधिका, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ करना। और यही शब्द उसके शब्द अटक गए। आंखें खुली रह गई, चेहरा एकदम लुढ़क गया। एक देखकर राधिका की चीख ही निकल गई। उसे जब होश आया तो देखा कमला शंकर जी और 2-3 लोग उसके पास खड़े थे। आनंद के शरीर को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था।
वह तेजी से स्ट्रेचर की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कमला शंकर जी राधिका को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो राधिका, पागल हो गई हो? वह शेरनी सी दहाड़ उठी, पागल तो आप हैं, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं। कमला शंकर जी, आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं रोक सकते। वह और जोर से सिसक पड़ी। काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह मांग में सिंदूर तो लगा लेती। आज स्थिति में कुछ पूछने को भी उसके पास नहीं था, सब कुछ पहले से ही सूना सूना था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।